Assalamu alaikum students, welcome to my lecture, welcome to my YouTube channel। जैसे कि हमने फिज़िक्स क्लास 10 कभी स्टार्ट कर चुके हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वेव मोशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे तो बुक के हिसाब से 12.2 हमारे पास टॉपिक है। अब मकसद ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिर्फ अकेले समझाना मुश्किल होता है, उससे जो लिंक है वो है मास अटैच टू अ स्प्रिंग। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हमें प्रूफ करना है तो उससे मास अटैच टू अ स्प्रिंग हो या सिंपल पेंडुलम हो, ये इनके साथ अटैच्ड है, तो इसलिए इसको हम एक साथ ही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? यहाँ से आपको डेफिनेशन के साथ ये समझ आएगा कि एक स्टेटमेंट को, एक डेफिनेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहला पार्ट ये है कि ये एक ख़ास टाइप है वाइब्रेटरी मोशन का। वाइब्रेटरी मोशन का ये मतलब है कि इसमें हम जो भी एग्जांपल लेंगे, चाहे वो मास अटैच टू अ स्प्रिंग हो, चाहे वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम हो, तो इसमें वाइब्रेटरी मोशन होगा। मींस ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका सिंपल टाइप है। इसी तरह इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम अक्सर, आपके पास बोर्ड में आंसर आएगा SHM, कि इसको हम SHM भी कहते हैं। अब बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है कि लिखा होता है कि डिफाइन SHM, प्रूफ SHM। जिसने ना पढ़ा हो वो तो हैरान होगा कि SHM तो पूरे बुक में नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, इसको SHM भी आ सकता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आ सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये एक खास टाइप है वाइब्रेटरी मोशन का। आगे देखते हैं डेफिनेशन। इन विच एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन को हम जाहिर करते हैं A से। इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चाहे डायरेक्ट रिलेशन आ जाए या इनवर्स रिलेशन आ जाए, हमेशा हम प्रोपोर्शनलिटी के लिए ये साइन यूज करते हैं। सो इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट मींस दो शॉर्टेस्ट पॉइंट के दरमियान जो फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को तो हम D से जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को किस चीज़ से जाहिर किया गया है? इसको X से यहाँ पे जाहिर किया है, रिप्रेजेंट किया है। लास्ट पॉइंट है एंड ऑलवेज टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, और ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। इस स्टेटमेंट के मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट की जगह हम यहाँ पर लगाते हैं माइनस। क्यों लगाते हैं माइनस? यही चीज आपको यहाँ पे समझ आएगा। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and always towards its mean position. It is called simple harmonic motion या SHM। ये रहा डेफिनेशन। अब अक्सर क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि प्रूव SHM, कि आप SHM को प्रूव कर ले। प्रूव का मतलब है SHM हमारे पास ये है। अब हम इसको बाय डेफिनेशन से देखकर हमने इसे मैथमेटिकल स्टेप में लिखा कि इसको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको प्रूफ कैसे करना है? इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये समझना होगा सबसे पहले। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मास अटैच टू अ स्प्रिंग। नाम से जाहिर है, मास मींस ये हमारे पास एक मास। मास मींस कोई भी वजनदार चीज, कोई भी, जो कोई वटा है, कुछ भी है, वो हमारे पास क्या है? एक मास है। कोई भी मास है अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ हमने मास अटैच किया है। इस टॉपिक का ये मतलब है। अब इस टॉपिक में होता क्या है, आप गौर से देखिए कि शुरू में मास, देखिए मास ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक मास है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, रेस्ट में है। वो पॉइंट जिस टाइम मास रेस्ट में हो, उस टाइम हम इसको नाम देते हैं मीन पोजीशन। इस टाइम इसको कहते हैं मीन पोजीशन।
अब ये मास रेस्ट में है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इस मास को पे हम जब फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। मास पे हमने फोर्स लगाया, क्या ये फोर्स हमने खुद लगाया? बिल्कुल। जो फोर्स हम खुद लगाते हैं, जो काम हम खुद करते हैं, मींस इस पे बाहर से काम हुआ है, मींस एक्सटर्नली हम लफ्ज यूज करते हैं। तो जब जो फोर्स हम खुद लगाएंगे तो मींस हम कौन सा फोर्स यूज करेंगे? इस पे जो फोर्स होगा उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। अब इस मास को हमने क्या किया है? इस पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। जब इस मास पे हमने फोर्स लगाया तो ये मास पे फोर्स लगाने से फर्स्ट करो इस मास को हम यहां तक ले आए। अब मास यहां तक आ गया, मास ये था, रेस्ट में था, हमने इस पे फोर्स लगाया, मास जो मास है वो यहां तक आ पहुंचा, फोर्स हमने खुद लगाया। यहां से यहां तक मास का आना, इसने क्या तय किया? फासला तय किया, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम जाहिर करते हैं x से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x कि यहाँ से यहाँ तक इसने x तय किया। x मींस डिस्प्लेसमेंट, मींस फासला तय किया। अब मास को यहाँ तक खींचने के बाद हम जब छोड़ेंगे तो क्या मास खुद यहाँ तक आएगा या मास आगे चला जाएगा? इस पॉइंट पे अगर हम मास को छोड़ देते हैं तो क्या मास यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मास आगे जाकर, चूंकि ये स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो मास थोड़ा आगे जाकर फिर इस तरफ आकर आहिस्ता ये वाइब्रेट करके फिर आखिर में अपने ही पॉइंट पे रुक जाएगा। यहाँ पर मास रेस्ट में था, जिसमें हमने कहा मीन पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मास किस चीज में था? मोशन में था, मास हरकत में था। जिस टाइम ये किस चीज में हो? मोशन में हो, तब हम इससे नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तब इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहां से मास को छोड़ देना, मास इस तरफ मूव करेगा, मास इस तरफ तो मूव नहीं करेगी, वापस उसी तरफ ही जाएगा। एक कॉमन सेंस की बात है। मास का उस तरफ जाना, क्या ये मास खुद जाएगा? क्या इस मास पे हम फोर्स लगाएंगे? जब आप मास को यहाँ तक डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ देते हो, ये मास खुद ब खुद इस तरफ जाता है। खुद ब खुद का मतलब ये है कि आपने जब स्टार्ट में फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो इसमें फोर्स जमा हो गया, जमा मींस स्टोर हो गया। अब वो फोर्स जो जिसमें जमा हुआ है वही फोर्स यूज होगा वापस इस मास को इस तरफ लाने के लिए। तो वो फोर्स जो इस मास को वापस उस तरफ ले जाएगा, उस फोर्स को हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। इसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। मास का यहां से छोड़ देना, मास बजाय यहाँ पे रुका, ये वापस थोड़ा और आगे जाकर फिर वाइब्रेट होकर, मींस वाइब्रेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन करके फिर यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये मास फर्स्ट कर लो, ये वापस छोड़ने के बाद इस पॉइंट तक आता है, ये मास इस पॉइंट तक आता है। तो ये मास छोड़ने के बाद यहाँ पर आकर फिर ये वाइब्रेट होकर कुछ देर बाद रुक जाएगा। इस पॉइंट पे क्या मास रुका हुआ है या मोशन में है? लाजमी बात है, जब यहाँ से आप छोड़ेंगे तो ये मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे भी ये मोशन में है, इसलिए इस पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम कहते हैं कि ये क्या, कौन सा पोजीशन है? ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो वो पॉइंट्स जिस टाइम ये मास मोशन में हो, हरकत में हो, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। वो पॉइंट जब मास रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, तब उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इस पॉइंट्स को अगर आप यहां से कंपेयर करते हो, कंपैरिजन किस तरह होता है कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यहाँ पर क्या जिक्र है? वेलोसिटी किस चीज को कहते हैं? इसको समझने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी बाय टाइम को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर वेलोसिटी को वक्त के साथ हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर हम जाहिर कर रहे हैं x के साथ,
तो ये जो इसने फासला तय किया है, अगर इस फासले को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इसी चीज को तो हम कहते हैं वेलोसिटी। विद डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा है। डिस्टेंस मींस या x या d, इसको जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज ना ही वेलोसिटी यूज कर रहे हैं ना ही सिर्फ डिस्टेंस, इसको हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन और x तो आपको समझ आ गया कि ये मास यहाँ तक आगे इसने फासला तय किया, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मींस ये मास मूव कर गया किसी खास वेलोसिटी के साथ। इस मास को आपने यहाँ तक खींचा तो आपने कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, आपने मास यहाँ तक खींचा। यहाँ से छोड़ने के बाद क्या मास इस तरफ आएगा, नहीं, मास वापस उसी तरफ आएगा। किस तरफ, ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। यहाँ से मास आप छोड़ देंगे तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ ही जाएगा। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो, आप एक काम एक तरफ करते हो लेकिन वो दूसरा तरफ चला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन में कहा कि ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। आप जितना भी खींचो ये मीन पोजीशन की तरफ ही जाएगा। इस मीन पोजीशन की तरफ जाना, इसका मतलब होता है माइनस लगाना। क्यों, ये इसका रीजन है। तो ये इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें ये समझना पड़ा। इसी से रिलेटेड है सिंपल पेंडुलम, बिल्कुल यही पॉइंट्स ही इसमें है। सिंपल पेंडुलम में आपके पास क्या है कि एक थ्रेड है, एक रॉड है, उसे आपने एक बॉल या कोई छोटा पीस ऑफ बॉल लगाया है जिसको हम कहते हैं बॉब। इसके और इसके पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। जैसे कि मास रेस्ट में है, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, ये भी इसी तरह है। जिस टाइम बॉब किस चीज में है, रेस्ट में है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये मीन पोजीशन पर है। फिर हमने मास को पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। इसी तरह इस बॉब पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ तक हम इसको खींच लेते हैं, तो आप इसमें भी वही पॉइंट्स ही है कि आपने कौन सा फोर्स लगाया, आपने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगाया है। मास का यहाँ से यहाँ तक आना, इसने फासला तय किया है, तो यहाँ पर भी इसी तरह है। इस बॉब का यहाँ से यहाँ तक आना, इसको भी हम कहते हैं कि इसने क्या तय किया, इसने फासला तय किया, डिस्प्लेसमेंट तय किया है। मास का यहाँ से छोड़ देना, खुद ब खुद चला जाएगा, किस फोर्स से, रिस्टोरिंग फोर्स से। इसी तरह यहाँ पर अगर इस बॉब को हम छोड़ देते हैं तो ये भी यहाँ पर खुद ब खुद जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स से ये खुद ब खुद वापस चला जाएगा। किस तरफ, मीन पोजीशन की तरफ ही जाएगा। यहाँ से हमने मास को छोड़ दिया, ये मूव कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक ले आया, ये मूव कर रहा था। जब भी ये मोशन में हो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये भी इसी तरह है, इसको यहाँ तक लाना या छोड़ देना, मींस ये जिस टाइम किस हालत में हो, मोशन में हो, इसमें भी वही पॉइंट है कि इसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन ही कहेंगे। मास का यहाँ से छोड़ देना, ये इस पॉइंट पे तो नहीं रुकता, ये थोड़ा आगे जाकर वाइब्रेट होकर फिर जाकर रुक जाता है। यहाँ पर भी वही केस है कि अगर यहाँ से आप इसको छोड़ देंगे तो बजाय यहाँ पर रुकना, ये थोड़ा और आगे जाकर फिर वाइब्रेट होकर कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो या फिर रुकने के बजाय ये थोड़ा और आगे मूव करेगा, ये इस तरह वाइब्रेट होकर कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। इस पॉइंट पे भी ये क्या है, मोशन में है, तो ये भी वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो जो नेम्स यहाँ पर यूज हुए हैं वही नेम सिंपल पेंडुलम के लिए ही होगा। लास्ट पॉइंट है प्रूफ के लिए। अब ये सब कुछ समझ आने के बाद हम प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक मकसद था माइनस को समझना। इस प्रूफ में भी माइनस ही आएगा, तो इसलिए ये सब करना पड़ा। प्रूफ को हम देखते हैं। प्रूफ ये है
कि अकॉर्डिंग टू उक्स लॉ, उक्स हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने क्या कहा, इसने इसी स्प्रिंग पे काम किया। इसने ये कहा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो भी है, वो जो एक्सटर्नल फोर्स आप इसको Fext से जाहिर कर लो या आप इसको सिंपल F से जाहिर कर लो। इसने ये कहा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डिस्प्लेसमेंट। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगेन स्टेटमेंट को देखकर हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, हम जब भी फोर्स लगाते हैं, जब भी फोर्स लगाते हैं हमने ये देखा कि ये वापस मीन पोजीशन की तरफ ही जाता है, ये वापस मीन पोजीशन की तरफ ही जाता है। वापस मीन पोजीशन की तरफ जाना इसका मतलब होता है माइनस लगाना। तो इस स्टेटमेंट का जरूरत ही नहीं है कि ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो आप खुद समझेंगे कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, माइनस हम लाजमी यूज करेंगे क्योंकि ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हमेशा जब खत्म करते हैं उनका स्टेप ये होता है, स्टेप ये होता है उसका कि इस साइन को खत्म करने के लिए हमें एक इक्वल लगाना होता है और एक कांस्टेंट लगाना होता है। कांस्टेंट यहाँ पर जो यूज हुआ है के, इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। बाकी टर्म आपने एज इट इज ही लिखना होगा, माइनस एज इट इज लिखना होगा, एक्स एज इट इज ही आपने लिखना होगा। एक पॉइंट हमने क्या किया कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म कर दिया जिसकी वजह से हमने इक्वल और एक कांस्टेंट लगाया है। तो ये हमारे पास रहा एक इक्वेशन। सेकंड स्टेप इसमें यह है प्रूफ में कि हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में हम बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ है हमारे पास F इज इक्वल टू ma, इसको हम नाम देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब बात आती है कि यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ यूज करने का मकसद क्या है, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जो ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो रहा है। किस तरह? फोर्स की बात आती है तो अगेन एंड अगेन हम कह रहे हैं, हम बार बार फोर्स का जिक्र कर रहे हैं। m की जब बात आती है, m मास, हम यूज कर रहे हैं किस चीज को? मास ही हम यूज कर रहे हैं। एक्सेलरेशन भी यहाँ पर मौजूद है, क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए ये तीनों टर्म्स यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, इसलिए हमने सेकंड लॉ लिया है। और क्यों लिया है? इसलिए क्योंकि हमें इसका प्रूफ चाहिए जो इसी फार्मूले से होगा। लास्ट स्टेप प्रूफ करने का ये है, अब देख ले लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों इक्वेशंस का। ये एक रूल है कि अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो दो इक्वेशंस का तो उनका जो राइट साइड होता है उसको भी हम क्या लेते हैं? इक्वल लेते हैं। एक स्टेप ये है। तो अगर इन दोनों राइट साइड को हमने इक्वल लेना हो तो ma और जो माइनस के x है इसको भी हम क्या लेंगे? इक्वल लेंगे। या फिर ये अगर नहीं आ रहा समझ तो आपने सिंपल ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयरिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल लेना होगा। अब जैसे कि मैथमेटिक्स में है कि हर वो चीज जो अननोन हो जिसको हम फाइंड करते हैं तो हम उसको एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पर देख ले, हमें एक साइड पे क्या है? a है, तो यहाँ पर हमें a को एक साइड पे रखना होगा, इसलिए ये m मास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के इस तरफ जाकर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर हम मजीद लिखेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस के एक्स, m इस तरफ आकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ये m बेसिकली तो सब के साथ डिवाइड होता है, लेकिन इसको हम सिर्फ k के साथ लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? उसका रीजन ये है कि आप देखिए हमें a चाहिए, a हमें मिल गया, a हमें ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पर मैं इसको क्लियर समझाता हूँ, a हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। माइनस
माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो मैंने माइनस भी लिखा, एक्स ऑलरेडी मौजूद है तो मैंने एक्स भी लिखा। इससे मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यही तो चीज है जो हमें चाहिए, इसी को तो कहते हैं प्रूफ SHM। यही इक्वेशन आपने प्रूफ करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप, कि देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हमने खत्म किया हमने इक्वल और कांस्टेंट यूज किया है। तो अगर आप इक्वल और कांस्टेंट को वापस खत्म कर लो तो वापस ये साइन ही आप लगाओगे। अब इस इक्वेशन को अगर आप इससे कंपेयर कर लो, देखिए a मौजूद है, माइनस मौजूद है, आ चुका है प्रूफ में, x भी आ चुका है। एक चीज मिसिंग है जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन, यहाँ पर आएगा तो हमें ये इक्वेशन ही मिलेगा। तो ये किस तरह हमने करना है, जैसे कि यहाँ पर इसको खत्म करने के लिए इक्वल कांस्टेंट लगाए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इक्वल और कांस्टेंट को हम जब खत्म करेंगे तो इक्वल और कांस्टेंट जब भी खत्म होगा हम प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज करते हैं। तो आप इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास सेम वही इक्वेशन ही बना है जिसको हमने प्रूव करना था। तो प्रूफ SHM ही यही है कि इस इक्वेशन को प्रूव करना। तो इन स्टेप्स को देखकर हमने इसे प्रूव किया है। लास्ट स्टेप आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर इक्वल कांस्टेंट तो k है हम यूज कर रहे हैं, तो m कहाँ चला गया, तो m को यहाँ पर हम नहीं रख सकते क्योंकि वो हमें अगर m रहा तो ये इक्वेशन बिल्कुल ये इक्वेशन नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर हम एक साइड में लिखते हैं कि therefore कि अगर k अपॉन m हमारे पास क्या हो, ये एक कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर k अपॉन m हमारे पास कांस्टेंट हो, इसको हम सपोज करें कि अगर ये कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट और इक्वल को ख़त्म करके हम प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारे पास प्रूफ SHM। सो ये रहा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।